नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीचे लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर कहें कि पेपर से पहले पेपर आउट, तो दोस्तों कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि सीटेट का दोस्तों नेचर है कि प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों PYQ जो होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो उसी से कुछ यहाँ पे प्रश्न है आपके लिए। चलिए, यहाँ पे EVS जो है इससे 30 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं एक एक नंबर का होता है। कह सकते हैं कि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सीटेट की परीक्षा में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होता। जितना ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। दोस्तों, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर कहीं पे नहीं दिख जाए, गलत दिख जाए, तो उसको पहले आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या वहाँ पे गोला बना लीजिएगा, ताकि आपको इंडिकेट करता रहे कि यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और हाँ का जवाब दे के चले आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़। तो इसमें से आपको बता दें कि संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। तो मणिपुर जो है क्या है, एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ सभी क्या हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक है। निम्नलिखित में से कच्चा तेल का उत्पादक दोस्तों कौन सा है, बॉम्बे हाई या पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक दोस्तों क्या है, गुजरात और तमिलनाडु है। क्या है, गुजरात और तमिलनाडु पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। वहीं पे अगला प्रश्न है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। हमारे देश का जो संविधान है किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो यहाँ पे पूछा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, सेकंड ऑप्शन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर या सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का संविधान जो है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इसका निर्माण जो है किया गया था। वहीं अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कराए कि पौधे के किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। एक दोस्तों पौधा है यहाँ पे, इसके कार्यों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसके जो कार्य हैं यहाँ पे उसके कार्य के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ कथन दिए गए हैं पौधों के बारे में। कहा कि ये है कि पौधे को सहारा देता है, पौधों के किए गए कार्यों को यहाँ बताना है। सेकंड है कि ह्यूमस प्रदान करता है। वहीं तीसरा है कि भोजन संचित या भंडार करता है। और चौथा है कि पानी और खनिजों को अवशोषित करता है। तो इस प्रश्न के लिए राइट जवाब क्या होगा कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए कि यहाँ पे जड़ों के कार्य कौन से। यहाँ पे दोस्तों जो जड़ें हैं यहाँ इनका कार्य पूछा जा रहा है। तो पौधे का सहारा देना सबसे पहला जो कार्य होता है कि क्या करती है, पौधे को सहारा देती हैं और भोजन संचित और भंडार करती हैं और पानी और खनिजों को अवशोषित करती हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो कि सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ठीक है, कर्नाटक का, केरल का, तेलंगाना का या तमिलनाडु का। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु का। तो ये भाग किसका दोस्तों हिस्सा है, किसका, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है, उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा किस राज्य का हिस्सा है, किसका, तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला पालक गुड़,
आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला और पालक। तो उस समूह को आपको चुनना है दोस्तों जिसमें क्या है, लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इससे आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब सेकंड है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील और गिद्ध। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि जो बाज, चील और गिद्ध होते हैं मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब 4 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छतें वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। तो कहाँ पे दोस्तों ऐसे विशेषताएं घरों के जहाँ पे बांस के मजबूत खंभों पे 3 से 3.5 मीटर की जो ऊंचाई होती है उस पे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे, असम के घरों की विशेषता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिक होती है और जो घर होते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानचित्र से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। दिल्ली के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पे बताना है कि दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर नगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है उसकी दिशाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम है, और वहीं पटना किधर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या चार्ल्स डार्विन। तो किसने दोस्तों ये चीजें पाई थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों मटर के दाने पर या कह सकते हैं मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और यह पाया था कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ियों में पाए जाते हैं। प्रश्न का राइट जवाब सेकंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? मतलब कह सकते हैं कि ईवीएस के मुख्य 6 थीम होते हैं, उसमें से 6 थीम में से कौन सा एक इसमें से है जो थीम है? ठीक है, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती। दोस्तों आपको बता दें आपको कि मुख्यतः 6 थीम होती है। 6 थीम में से इसमें चीज़ें जो हम खाते या बनाते हैं इसका वो थीम होता है मुख्य थीम। जैसे आपका उसमें थीम परिवार मित्र होता है दोस्तों, इसके अलावा जल होता है, रहने का स्थान होता है, यात्रा होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं? थीम होती हैं। तो उसमें से एक मुख्य थीम भी इसमें से क्या है दोस्तों? चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कहा गया है कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ए और बी दोस्तों। इसमें जैसे आपको बता दें कि मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, इसके अलावा निर्णय वाले कथनों को लिखना, तो मजबूतियों कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि संबंधवाद की पहचान करना, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अलग प्रबंध करने की बात किया जा रहा है कि आप अलग से आप एकीकृत ईवीएस कक्षा
को किस प्रकार से योजना बनाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषयों क्षेत्रों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, न कि इसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे या अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग से अध्यापक का प्रबंध करेंगे, जबकि एकीकृत ईवीएस है दोस्तों, एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पुनीत क्या चाहता है दोस्तों, पुनीत ने अपनी 5वीं कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। कि उन्होंने दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहते, उनके विचार क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बता दें इसमें से रचनात्मक आकलन कार्य में के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है कि रिपोर्ट कार्य के प्रत्येक तिमाही में इसकी क्या करना, सूचना दी जानी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कियों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो क्या करना होगा दोस्तों, स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या करना चाहिए उसको, एक छात्र की मां को कक्षा में क्या करना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए, जो कि क्या है, ऑटो चालक है। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें। इसके अलावा किसी दूसरे बच्चे को उसी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। बिल्कुल दोस्तों सही बात यह है इसमें कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि उसकी कठिनाइयों का पता करें, कि मतलब बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को क्या करें, समायोजित करने में के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जाने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करना, रिकॉर्डिंग कौशलों को विकसित करना, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल दोस्तों क्या करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को क्या करता है, विकसित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति और सहायक है कि पाठ चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ चर्चा के भार को कम करने
और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति जो है दोस्तों वो क्या करती है, पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों के सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करती है या सहायक होती है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न क्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। क्या है, हाँ नहीं, नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है कि सहयोग करना, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार या अवधारणा मानचित्रण। तो क्या नहीं है, अवधारणा मानचित्रण नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इस अनुच्छेद को शामिल करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए। ठीक है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका सराहना करने में मदद करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसके अलावा यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। वहीं यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहना करने में भी मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है कि जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ठीक है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय में संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, नजदीक के स्थानों के लिए क्षेत्र भ्रमण का योजना बनाना। तो आप अपनी कक्षा 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसे सीखने को बढ़ावा लेने के लिए अधिकतम इंद्रियां शामिल हो। इंद्रियां मतलब वो किसी चीज को देख सके, समझ सके। ठीक है, तो देखने के नजदीक के स्थान के लिए उन्हें क्या करेंगे, क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। क्यों प्रोत्साहित करती है। ये मनोरंजन का संसाधन है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायक करते हैं। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। तो इस शिक्षार्थियों को क्या करते हैं, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में मदद करते हैं। क्या, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करना जो तो एक युक्ति के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे क्या होता है, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। तो किस एक स्थान में दोस्तों, किस एक राज्य में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो कहाँ पे दोस्तों, झारखंड में तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल भी कहा जाता है।